तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज हिस्ट्री का सेशन है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप लोगों ने अगर अलाउद्दीन खिलजी को किताबों में ना पढ़ा हो, गूगल से ना पढ़ा हो, इंटरनेट से ना पढ़ा हो, और अलाउद्दीन खिलजी को केवल फिल्मों के माध्यम से जाना हो। अलाउद्दीन खिलजी पर एक 8-10 साल पहले भी एक फ़िल्म आई है, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सभी लोग जानते हैं ना। और इस पर एक फ़िल्म करीब 50 के दशक में, 1950 के दशक में भी बन चुकी है। तो अगर इन दो फिल्मों से अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी को जाना हो, अलाउद्दीन खिलजी की इमेज इन दो फिल्मों को देखने के बारे में आपके दिमाग में बनी हो, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्मों में अक्सर जो घटनाएं होती हैं वो हूबहू दिखाई नहीं जाती हैं। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं ना, उन्होंने अपना पैसा भी निकालना होता है, फिल्म से अपना पैसा भी निकालना होता है, तो बहुत सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं और बहुत सी चीज़ें घटाई जाती हैं। जैसे कि मैंने एक फ़िल्म देखी 8-10 साल पहले आई थी, वो फिल्म अलाउद्दीन खिलजी के जीवन पर। तो उस फिल्म को मैं स्पेशली देखने गया था थिएटर में कि मैं देखूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या दिखाया गया, एक इतिहास का स्टूडेंट या इतिहास का टीचर होने के नाते। तो उसमें एक मुझे सीन जो है, एक सीन जब आया, उस सीन को देखने के बाद मैं फिल्म छोड़कर भाग आया। मैंने अब मुझसे ये फिल्म आगे बर्दाश्त नहीं होगी। उसमें यह है कि सभी को पता है कि जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी इसे काफ़ी लाड़ प्यार से इसने पाला पोसा था, और अपने शासन में और प्रशासन में, सेना में ऊंचे ऊंचे पद भी दिए थे इसको शुरुआत में, यहाँ तक कि इसे अपना दामाद भी बनाया था। खैर तो उसमें सीन ये है कि देवगिरी की लड़ाई के बाद, देवगिरी की लड़ाई माने अलाउद्दीन खिलजी ने जो महाराष्ट्र में देवगिरी को जो लूटा था, तो उस लूट से उसने बहुत सारा धन पाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी को उसके वज़ीरों ने, खास करके अहमद चप ने, ये मशवरा दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से लूट का माल आप छीन लीजिए, ये पैसा आप छीन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये आपके खिलाफ बगावत कर दें। खैर जो भी है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो उस सीन में ये दिखाया गया, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया, और वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। लेकिन वहाँ पर जो सीन है उसमें ये दिखाया गया है कि जब जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसी समय जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन को, यानी कि अपने भतीजे को, मलिक काफूर को भेंट करता है। आपको पता है मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का बाद में एक सबसे भरोसेमंद और सबसे ताकतवर सिपह सलार या सोल्जर या सेनापति बना था। तो उसमें सीन ये दिखाया गया कि जलालुद्दीन खिलजी लेकर के आता है तोहफे के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर को। तो अब मलिक काफूर उसी सीन में अलाउद्दीन के कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। अब मैंने देखा, अरे बाबा, इसने तो इतिहास को बिल्कुल सिर से पैर के ऊपर और पैर से सिर के ऊपर खड़ा कर दिया। एक्चुअली मलिक काफूर को जो ख़रीदा गया था वो नुसरत खां के द्वारा ख़रीदा गया था। नुसरत खां ने ख़रीदा था। कब ख़रीदा था? जब उसने गुजरात को जीता था। 1298-99 में नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए गुजरात को जीता था। वहीं से उसने मलिक काफूर को ग़ुलाम के रूप में 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से फिर उसको अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेजा गया, और धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी उसके गुणों से बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसका खास सिपह सलार, खास सलाहकार, सभी कुछ वो बन गया था। यहाँ तक कि सल्तनत में वो नंबर 2 था। लेकिन उस सीन में दिखाया गया कि मलिक काफूर ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा, जबकि जलालुद्दीन खिलजी को मारा गया है 1296 में, और मलिक काफूर सेवा में आया है 1299 में। जलालुद्दीन खिलजी को जो मारा गया था वो वाकई में अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर मारा गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को गले लगाया था, और अलाउद्दीन के इशारे पर उसके 2 सैनिकों, इख्तियारुद्दीन हुद, मलिक इख्तियारुद्दीन हुद, और दूसरा मोहम्मद सलीम, इन दोनों ने उसको मारा था। एक तरह की वो बगावत थी। ज़्यादातर सेना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल चुकी थी, और जलालुद्दीन खिलजी लगभग निहत्था उसके सामने आ गया था। तो खैर, तो अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी को केवल फिल्मों से जाना हो तो आप उस फिल्मी ज्ञान को छोड़ दीजिए। अब हम लोग जो आपसे डिस्कस करेंगे, या जो बुक्स हैं इतिहास की, उसमें जो आप लोग पढ़ते हैं उसकी तरफ को ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी था। अनोखा, अनोखा माने जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। बेटा, साम्राज्यवाद का मतलब क्या हुआ? ऐसी सोच कि मुझे अपने ज़्यादा से ज़्यादा इलाके बढ़ाने हैं। एक तरह पूंजीवाद, कि अब मुझे अपनी पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। तो उसी तरह से इतिहास में बहुत सारे साम्राज्यवादी हुए हैं, जैसे नेपोलियन, सिकंदर और नेपोलियन दोनों की क्या चाहत थी कि पूरी दुनिया को हमने जीत लेना है। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी ये चाहत थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब पूरी दुनिया को जीतने की चाहत जाहिर की थी, तो दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क,
जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त भी था। अलाउद्दीन खिलजी उस पर भरोसा भी करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहास में ये कहा जाता है कि उसे गुणों को और भरोसेमंद साथियों को पहचानने की विशेष क्षमता, अद्भुत क्षमता हासिल थी। उसके दोस्त भी बहुत से, हालांकि उसने बहुत से दोस्तों के साथ अपना विश्वासघात किया है, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त थे। खैर, तो दिल्ली या कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने मशवरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई देखें कि पूरी दुनिया को जीतने की चाहत में सिकंदर भी निकला था, लेकिन वो भी अल्टीमेटली सक्सेसफुल ना हो पाया। उसी ने इसको सलाह दी थी कि पहले आपके पास जो है उसको मजबूत करो, भारत में जितने इलाके आप जीत सकते हो उनको मजबूत करो, विश्व विजय की चाहत छोड़ दो। एक बार जब यहाँ पर आप मजबूत हो गए फिर देख लेना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाने की भी इच्छा जाहिर की थी। इसमें भी जो दिल्ली या कोतवाल है अलाउल मुल्क उस समय का, उसी ने समझाया था कि देखो कभी भी राजाओं ने धर्म नहीं चलाए। राजाओं ने जब भी धर्म चलाने की कोशिश की है तो उन्होंने मुँह की खाई है। धर्म चलाने का काम राजाओं का नहीं है। उसने कहा कि तुम इस तरफ को मत चलो, तुम्हारे पास जो एम्पायर है उसी को देखो, तुम धर्म गुरु बनने की कोशिश ना करो। तो उसी की सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसके अंदर एक मन में एक उमंग उठ रही थी कि मैं एक नया धर्म चलाऊंगा, वो छोड़ दिया। खैर, उसी तरह से रानी जो पद्मावती हैं उसको लेकर भी इतिहास में विवाद है कि चित्तौड़ को जो जीता गया था, चित्तौड़ पर जो हमला किया गया था, क्या वाकई में रानी पद्मावती के प्रति जो आकर्षण था उसको लेकर किया गया था, या ये चित्तौड़ का जो किला है वो सैनिक नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण था, या अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी लिप्सा है, लिप्सा माने भूख, लिप्सा माने भूख, ऐसी आप खाना खाते हो भूख खत्म हो जाती है ना, लिप्सा का मतलब ऐसी भूख जो कभी ख़त्म ही ना हो, वही साम्राज्यवाद है। और इलाका जोड़े जाऊँ, जैसे कि पूंजीवादी है ना, जितना पैसा हो उतना पैसा जोड़े जाऊँ, है ना, समझ रहे मेरी बात। तो खैर उसको लेकर के विवाद है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो कहानी है पद्मावत, और एक और अमीर खुसरो का एक नाटक है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि रानी पद्मावती के रूप के प्रति आकर्षित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था। अब हकीकत क्या है इतिहास में कोई जानता नहीं है, लेकिन अभी इस पर डिस्कस करेंगे हम। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी इतिहास में कुछ अनसुलझी गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और क्यों उसे अनोखा अर्थशास्त्री और क्यों उसे अनोखा साम्राज्यवादी, यानी कि ऐसा साम्राज्यवादी जैसा पहले या आज तक कोई ना हुआ हो। क्यों कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा या सुल्तान था जिसने राजनीति में अर्थशास्त्र का प्रयोग किया, या अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए या और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए उसने इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का बेहतर इस्तेमाल किया। आज भी लोग जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की मिसालें देते हैं कि देखो उसने किस तरह से कंट्रोल किया, और उसके समय महंगाई जो थी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके जो सलाहकार थे वो पढ़े लिखे थे और उन पर वो भरोसा भी करता था। खैर, तो इसी तरह की बातें हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी की बातें हों, हालांकि अगर आप हमारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग सब कुछ बता चुके हैं आपको, अगर सीक्वेंस में देखेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जीशान आप ही बताओ। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, ईरान से आया था ये, ठीक है। इसके आने के लगभग 250 साल तक किसी मुस्लिम ने हम पर हमला नहीं किया था। बाद में सुबुक्तगीन का हमला हुआ, सुबुक्तगीन के बाद आप लोग जानते हैं महमूद गजनवी के हमले हुए। तो महमूद गजनवी तक जितने भी मुस्लिम हमलावर थे उन्होंने यहाँ पर भारत में अपना एम्पायर या अपना राज बनाने की कोशिश नहीं की थी। बात आ रही समझ में बेटा? स्टोरी किस्से की शक्ल में सुना रहे हैं आपको, समझ में आ रही बात? तो मोहम्मद गौरी से पहले यहाँ तक जितने भी बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी आए उन्होंने भारत में अपना एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद गौरी पहला ऐसा बाहरी आक्रमणकारी था जिसने यहाँ पर साम्राज्य बनाया, कोशिश ही नहीं की, साम्राज्य बनाया भी। देखो क्वेश्चन आता है ना कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में पहला मुस्लिम जिसने यहाँ पर अपना एम्पायर बनाया तो मोहम्मद गौरी था, समझे ना। हालांकि वो यहाँ रुका नहीं, अपना एम्पायर अपने गुलामों को छोड़ करके चला गया, लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो बुनियाद डाली थी वो उसने डाली थी। बहुत से लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को आंसर दे देते हैं, वो गलत है। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का फाउंडर ज़रूर कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन मुस्लिम एम्पायर की नींव यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने ही डाली थी, ठीक है। इसी मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुवाचा और क्या है ताजुद्दीन यल्दौज, ये कुछ खास गुलाम थे मोहम्मद गौरी के।
अब जब मोहम्मद गोरी भारत से हट गया या भारत से चला गया तो वो भारत में अपना जो कोर एम्पायर था दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, अगर आप इस पर मैप की तरफ को नज़र डालें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जूम करके देख लेना, ये रही दिल्ली और यहाँ तक का इलाका जो है ये पाकिस्तानी पंजाब, उसके बाद थोड़ा सा इलाका राजस्थान का, फिर भारतीय पंजाब हरियाणा, थोड़ा सा इलाका यहाँ पर मध्य प्रदेश का, वर्तमान उत्तर प्रदेश, ये जो इलाका था लगभग ये इलाका जोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये इलाका जोड़ा था। और इस इलाके को जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो बहुत से एरिया यहाँ से आज़ाद हो गए। बाद में जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश पता है आपको ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सुल्तान बना था? उसका बेटा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली में सुल्तान रहा, दिल्ली में नहीं लाहौर में सुल्तान रहा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा अजीब ही है क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाई, कहाँ बनाई? लाहौर, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में था। लेकिन हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। फिर बात आती है कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन था? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। ये बड़ी मुसीबत की बात है ना, मुसीबत की बात है। चक्कर क्या है? अगर किसी को नहीं पता तो नहीं पता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी, उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश जब सुल्तान होता है ना, इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गया। कैसे मरा था? चौगान खेलते हुए मरा था ना। 1210 में मर गया तो 4-5 महीने के लिए सत्ता जो हाथ में आई थी उसके बेटे आराम शाह के हाथ में आई थी। बाद में फिर जो राजधानी में या दरबार में जो अमीर थे, जैसे आजकल कहते हैं ना बेटे नौकरशाह, मंत्री, देश में उच्च पदों पर कौन बैठे हुए हैं? बहुत सारे मंत्री और नौकरशाह सीनियर IAS IPS वगैरह। तो उस दौर में चाहे वो सल्तनत का समय रहा हो या मुगलों का समय रहा हो, इनको कहते थे अमीर। अब जैसे राजपूत या हिंदू राज रहे हों तो अमीरों को हम कहते थे सरदार। क्या कहते थे? सरदार, है ना। सरदार या अमीर का मतलब है राजधानी में या शासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग। अगर इनकी तुलना आप आज से करें तो केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री और केंद्र बहुत सारे संस्थान जैसे कि नीति आयोग, है ना, परमाणु ऊर्जा आयोग, DRDO, पता नहीं क्या क्या, इनके चेयरमैन, इसके अलावा स्टेट्स के गवर्नर, है ना, चीफ मिनिस्टर्स, इनको आप उस समय के अमीर या उस समय के सरदार कह सकते हैं। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद अमीर जो थे वो 2 हिस्सों में बट गए, अमीर या सरदार 2 हिस्सों में बट गए। उसमें से एक हिस्सा जो इल्तुतमिश का साथी था वो अल्टीमेटली पावर में आ गया। तो 1211 में इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उस समय जो मैंने अभी आपको नाम दिया ना कि यलदौज, ये ताजुद्दीन यलदौज जो था वो पूरे पंजाब और लाहौर पर दावा कर रहा था। इल्तुतमिश अभी उससे पंगा नहीं लेना चाह रहा था। जैसे क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में अक्सर क्या होता है, 2-3 विकेट जल्दी से निकल गए 2 विकेट। जानते हो विकेट माने? खिलाड़ी आउट होना, जानते हो विकेट, है ना। आजकल तो IPL चल रहा है, रोज़ ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो, रोज़ हार रहे हो ठीक है। वो जो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है ना, क्या कहते हैं भाई, इस खेल को सावधानी पूर्वक खेलें, इसमें आर्थिक जोखिम है, इसकी लत लग सकती है, ज़रा 4-5 बार बना लेना, फिर लगेगा यार बात तो सही कह रहा हूँ, है ना। चलिए खैर जो भी है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है ड्रीम 11 से। हम कहाँ थे? ड्रीम 11 कहाँ से आ गई? हाँ, IPL से आ गई। IPL आया क्रिकेट से। तो क्रिकेट में ना जैसे मान ली 2-3 विकेट जल्दी निकल जाते हैं, तो अब जो नए बल्लेबाज आते हैं ना तो वो धीरे धीरे खेलने लगते हैं। एक आम बॉलर जिसको आसानी से वो बाउंड्री पार भगा सकते हैं, उसको भी बड़े आराम से खेलते हैं, टुक, है ना, टुक 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 ऐसे करने लगते हैं ना, है ना। क्या रुक जाओ, अभी 2-3 विकेट जल्दी से निकल गए, थोड़ा सा बॉलर को थकने दो और हमारी आँखें जमने दो, फिर देखते हैं। क्रिकेट में हैंड आई कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं ना, वो देखते हैं इतनी तेज़ गेंद आई है, इसको कैसे बदल दिया, यहाँ आएगी वहाँ आएगी और एकदम से बल्ला घुमा दिया, गेंद छक्का। जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं देखते हैं ऐसा क्या, वो भाई साहब धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना अंदाज़ा हो जाता है। जैसे ही उसका हाथ होता है ना, बॉल छूटती है ना, कितना ही फास्ट बॉलर क्यों ना हो, जैसे ही बॉल छूटती है वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ जाएगी। बस जहाँ पर मिस हो गई, आप खेल रहे हैं, जो गेंद आपने मिस कर दी, जहाँ पर आपका अंदाज़ा चूक गया वहाँ पर आप आउट हो गए, है ना। चलें खैर, तो इल्तुतमिश ने यलदौज से अभी झगड़ा मोल नहीं लिया, तो वो लाहौर के यहाँ पर है ना, लाहौर कहाँ रहा, है ना। वो फिल्म देखी होगी गदर एक देखिए ना, रब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने लाहौर आया। तो अमृतसर और लाहौर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। पंजाब का जो अमृतसर है, पाकिस्तान का जो लाहौर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो यहाँ कहीं है लाहौर। तो इल्तुतमिश ने अब लाहौर में अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया, क्योंकि लाहौर उस समय सुरक्षित नहीं था।
मोहम्मद गोरी के दूसरे जो वारिस थे जिसमें जल्दोज था वो उस पर हमला कर सकता था। तो उसने अब जो अपनी जो कैपिटल बनाई, ये राजधानी बनाई, वो दिल्ली बनाई। अच्छा, दिल्ली ही क्यों बनाई? एक तो दिल्ली राजधानी रहा है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी दिल्ली, है ना, नंबर एक बात, दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। अच्छा, दिल्ली जो है बहुत से राजमार्गों का चौराहा भी था। आप वो समझते हैं ना, वो कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा राजमार्ग? उत्तरापथ, है ना। और आज का ग्रैंड ट्रंक रोड, आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, आप लोग कहते हैं ना शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो भी है, तो ये जो आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये उत्तरापथ की जगह तो है। दिल्ली की उपस्थिति उस समय भी थी, हालांकि दिल्ली का नाम धीरे धीरे बदल के आया है, कभी इंद्रप्रस्थ तो कभी ढिल्लसी, कभी दहली और वर्तमान में दिल्ली, अब इसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली जो था व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर था। इसके अलावा दिल्ली में रह करके आप चारों तरफ पर नज़र रख सकते हैं, एक बात। दूसरा, अच्छा सोनू, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? सोनू बताएंगी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? हाँ यस, बदाऊं का, बदायूं या बदाऊं उच्चारण में जो भी है। बदाऊं कहाँ है? बरेली के आसपास है ना, बदाऊं जो है बरेली के आसपास है। तो बदाऊं और दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा थी नहीं, वो अजमेर राजधानी बनाता या लाहौर राजधानी बनाता, थोड़ा दूर हो सकता था। तो उसने राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना, जो कि बदाऊं और बरेली के आसपास था। और बदाऊं बरेली जो थे इल्तुतमिश के गढ़ थे, है ना, वो यहाँ का इक़्तिदार था। तो खैर उसने दिल्ली को राजधानी चुना, कब्जा उसका लाहौर तक था, इस सारे इलाके पर उसका कब्जा था। अब ये जो एम्पायर या ये जो सल्तनत गौरी और ऐबक ने बनाई थी, अब जब इसकी राजधानी हो गई दिल्ली, हो गई, तो धीरे धीरे इतिहास में इसका नाम हो गया दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। भारत का नाम ही दिल्ली हो गया था उस दौर में। इल्तुतमिश आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, एमबीटी आया, फिरोज तुगलक आया, तो इन लोगों ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा किया। एमबीटी ने तो एक समय में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक समय में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो अब हिंदुस्तान धीरे धीरे उसकी जो दूसरी संज्ञा हो गई थी वो दिल्ली हो गई थी, ये सल्तनत हो गई थी, क्योंकि केंद्र में क्या था? दिल्ली था, है ना। आज भी यूरोप में आप बहुत सारे देश देखो ना, जो उनका राजधानी है वही उनके देश का नाम भी है, ठीक है ना। खैर जैसे जमैका, गयाना, ये देश है ना छोटे छोटे, तो ये राजधानी भी ये मशहूर उन्हीं के नाम पे देश हैं। तो दिल्ली या सल्तनत जो परवान चढ़ी, परवान माने मतलब अपने पीक पर आई, परवान माने यौवन, युवावस्था, है ना। जीवन की सबसे बेहतरीन अवस्था किसे कहते हैं? युवावस्था को। लेकिन जेब में पैसा होना चाहिए, है ना, पैसा नहीं तो बेकार है फिर, ठीक है ना, है ना। तो जीवन का सबसे जो बेहतरीन समय है वो युवावस्था है। तो दिल्ली ने अपनी युवावस्था जो पाई वो पाई इल्तुतमिश के समय में, और दिल्ली मैच्योर होने लगी अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अभी बताएंगे इसके बाद में। तो अब हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था, तो हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। हाँ बिल्कुल था, क्योंकि दिल्ली उसी के एम्पायर में थी, उसी सल्तनत में दिल्ली थी। यह है कि दिल्ली नाम या दिल्ली सल्तनत फेमस जो ज़्यादा से हुआ वो इल्तुतमिश के समय में हुआ, और इल्तुतमिश को ही हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर। तो भारत में पहला ऐसा व्यक्ति मुस्लिम जिसने अपना यहाँ एम्पायर बनाया तो वो था मोहम्मद गोरी, और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर या गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था, और दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को और फैलाया बेटा। इल्तुतमिश ने इस लाहौर पर पूरा कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश लाहौर से आगे नहीं बढ़ा, ध्यान रखना आप, रावी नदी से आगे वो नहीं बढ़ा। लाहौर किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे, क्योंकि इल्तुतमिश के जो रिसोर्सेज थे वो अभी लिमिटेड थे उसके रिसोर्सेज। हालांकि बहुत पावर में था, लेकिन फिर भी उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि इधर मंगोल जमे हुए थे, मंगोल और दूसरे जो हमलावर थे उनसे खतरा था। तो वो इधर रावी से आगे नहीं गया, इल्तुतमिश गुजरात भी नहीं गया, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर, अभी राजस्थान में और थोड़ी से इलाके जीत लिए, एमपी में और थोड़ा सा आगे को चला गया वो, और इधर यूपी से बाहर निकल के वो बंगाल तक चला गया। हालांकि बंगाल पर अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी सुल्तान का जो कब्जा था वो परमानेंट यानी कि स्थायी नहीं रहा। किसी भी सुल्तान का कब्जा, सुल्तान माने मुस्लिम एम्पायर के मुस्लिम राजा, किसी भी सुल्तान का कब्जा बंगाल पर परमानेंट नहीं रहा। यही कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली में जितने भी राजा हुए वो बंगाल को जीत तो लेते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ लौटते थे लगा के व्यवस्था बनी, वहाँ पर फिर से बगावतें हो जाती थी। इल्तुतमिश के बाद बलबन का भी यही हाल रहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने तो कोशिश ही नहीं की थी बंगाल को जीतने की, ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने बंगाल पर बेहतर कंट्रोल किया पहली बार। खैर, तो इल्तुतमिश ने अपने इस एम्पायर को और भी बढ़ाया, और इल्तुतमिश ने जो रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है, उसको बेहतर तरीके से स्थापित कर दिया है, फाउंड कर लिया। ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया, लगान वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया, और मुस्लिमों को या तुर्कों को यहाँ पर जमा दिया।
अब जैसे ही इल्तुतमिश मरता है तो आपको पता है इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, चालीसा, है ना, कहते ना चालीसा या चिहलगानी, है ना, या चालीसा गुट। तो जो चालीसा गुट के मेंबर्स थे या 8-10 लोग जो भी पावर में थे, पावरफुल अमीर थे, उन्होंने एक के बाद एक राजाओं को बनाया फिर मारा। उसके बाद जो उदय होता है या उभार होता है वो बलबन का होता है। आपको जानकारी है ही कि 1246 से 1266 तक बलबन ने नाइब के रूप में राज किया, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के नाइब के रूप में काम किया। उसके बाद 1266 से 1286 तक वो सुल्तान रहा। अब जैसे ही बलबन मरता है तो वो अपने पीछे कोई लायक वारिस नहीं छोड़ गया। हालांकि उसका बड़ा बेटा था बुगरा खां, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, किताब है ना कुरानुस सादीन, है ना, अमीर खुसरो की किताब है ना कुरानुस सादीन, काव्य ग्रंथ है। तो उसमें कैकुबाद और बुगरा खां का मिलन दिखाया गया। कैकुबाद जानते ना, कैकुबाद कौन था, बुगरा खां का बेटा था। गयासुद्दीन बलबन का सबसे बड़ा बेटा था बुगरा खां, जो कि बलबन के समय में बंगाल का गवर्नर था, बंगाल में ही रहता था। बलबन का सबसे लाडला या लायक बेटा या बलबन जिसे अपना वारिस बनाना चाहता था वो था शहजादा मोहम्मद। ये अनायास मारा गया, अचानक मारा गया मंगोल हमले में घिर करके, और इसी दुख में बलबन की मौत भी हो गई थी। अपने इसी लाडले बेटे की मौत के गम में बलबन की मौत हो गई थी। खैर, तो शहजादा मोहम्मद की मौत के बाद बलबन ने बुगरा खां को बंगाल से बुलाया भी था। बुगरा खां महीने 1.5 महीने राजधानी में रहा। अभी बलबन ने कहा कि भाई अब तुमने ये सल्तनत संभालनी है, अब तुम यहीं रहो, बंगाल छोड़ो, अब तुम यहीं रहो, यहीं राजकाज में हाथ बटाओ, मैं तो जाने वाला हूँ, और मेरे जाने के बाद तुमने इसी को संभालना। अब एक शब्द आता कंफर्ट जोन, जिसमें रहने का मैं भी बहुत बड़ा आदी हूँ, है ना मैं भी बदनाम हूँ कंफर्ट जोन में रहने का। तो बुगरा खां जो था वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहा था। देखिए, जब भी आपने कोई नया कुछ करना है ना, या कुछ आसमानों में ऊपर उड़ान उड़नी है ना, तो कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा। मैं नहीं निकल पाया, हमें तो सुन भाई। तो खैर, अगर आपने कुछ नया पाना है, कुछ और ऊपर जाना है, तो अपना जो सहज एरिया है, जो अपनी सहूलियतों का दायरा है, उससे आगे निकलना पड़ेगा। इसी कहते हैं कंफर्ट जोन। तो बुगरा खां जो था बंगाल में अपने कंफर्ट जोन का आदी हो गया था। उसने कहा मैं यहाँ, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में रहना, दिल्ली की जो सल्तनत थी वो कांटों भरा ताज था, या है आज भी। आप देख लो, प्रधानमंत्री का पद है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही टेंशन है, इलेक्शन जीतना है ना भाई। हर 5 साल बाद इलेक्शन भी जीतना है। उसके बाद और बहुत सारे चैलेंजेस है। जनता ने वोट दिया, जनता कह रही रोज़गार दो, नौकरी दो, है ना, गरीबी कम करो, ये कम करो, उधर कमी। अब इजराइल और फ़िलिस्तीन का झगड़ा हो गया, किसका साथ दें? इजराइल ईरान का झगड़ा हो रहा है, किसका साथ दें? है ना, किससे दुश्मनी लें और किससे दोस्ती बढ़ाएं इंटरनेशनल लेवल पर। भाई आज दुनिया हर सबसे जुड़ी हुई है ना। अब मेरी क्लास में तुम लोग सब बैठे हो, मुझे तो सभी से समर्थन चाहिए ना, सभी से समर्थन चाहिए। अब आपस में क्लास में 3-4 गुट बन जाएं तो मैं किसकी तरफ जाऊं? चैलेंज हो जाएगा ना सभी गुटों को साधना। तो प्रधानमंत्री लगता बड़ा है, हाँ यार प्रधानमंत्री मजे ले रहे होंगे। किसी भी देश का मुखिया हो, चाहे वो उत्तर कोरिया का तानाशाह हो, है ना, सुबह उठता होगा तो हमेशा ये सोचता होगा यार पता नहीं कौन बगावत कर दे, व्लादिमीर पुतिन है, पता नहीं कब कौन बगावत कर दे, हमेशा इसी टेंशन में रहते होंगे, है ना। और जहाँ पर लोकतंत्र हैं वहाँ पर राजनेता हमेशा इस टेंशन में रहते हैं, पता नहीं कब कौन पार्टी छोड़ दे या किस नए को पार्टी में अपनी बुलाओ। क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति का लक्ष्य क्या है? सत्ता पाना, और सत्ता पा करके लोगों की सेवा करना। ठीक है भाई, है ना, यही तो है। तो हमेशा प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, कांटों भरा ताज है। और एक बार जब किसी चीज़ की लत लग जाए तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना। अब हर कोई महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला तो है नहीं, हर कोई महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं है ना भाई। चलें, तो क्यों आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया, चलो भाई अब मैं तो बुजुर्ग हो गया, अब तुम देखो। नेल्सन मंडेला 5 साल राष्ट्रपति रहे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा भाई ठीक है मैंने जो करना था कर लिया, अब तुम करो। इतिहास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है ना जेसिंडा आर्डर्न, उन्होंने भी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया। खैर, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल उंगलियों पे गिनने लायक है ना। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे हम भूल गए, हम थे कहाँ? किसी को याद है? हाँ, बुगरा खां पे थे। तो बुगरा खां जो था एक रात चुपचाप दिल्ली से बंगाल चला गया बिना बताए बलबन को। उसने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, कभी मंगोलों का हमला हो रहा है ना, कभी ये साजिश हो रही है, यहाँ तो जीवन भी सुरक्षित नहीं है, और सुबह से लेकर शाम तक दरबार लगाओ, है ना, टैक्स का हिसाब करो, ये करो, तो अपने बस की बात नहीं है। आराम से बंगाल में महल में बैठे चलने, राजकाज चल रहे, वो चला गया। अब बुगरा खां का बेटा था कैकुबाद, 17 या 18 साल की उम्र में ये सुल्तान बना बलबन के मरने के बाद। लेकिन कहते हैं कि सुल्तान बनने के बाद इसने भरपूर ऐश्वर्य
का जीवन जीना शुरू कर दिया, शराब वराब बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। उस शराब की वजह से इसको हो गया पैरालिसिस। इतनी ज़्यादा शराब पी कि इसको लकवा मार गया और उसके बाद ये मर गया। फिर कैक्यूमर्स बना, शमसुद्दीन कैक्यूमर्स बना। आप लोगों को पता ही है कैक्यूमर्स की हत्या किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो सन 1290 में बलबन के बारिश शमसुद्दीन कैक्यूमर्स को मार करके उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अच्छा, अब देखो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी किस तरह से सुल्तान बना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, आपको पता है बलबन जो था, कहते हैं बलबन लोगों के रक्षक के रूप में सामने आया, इसलिए लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया। ये क्या है? बलबन लोगों के रक्षक के रूप में सामने आया, इसलिए जनता ने उसे अपना राजा मान लिया और जनता ने उसे और उसके वंश को अपना भरपूर समर्थन दिया। देखिए वो दौर जो था ना, वो दौर ऐसा था कि अगर सुल्तान थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो राजधानी में और आसपास के इलाकों में जो चोर डकैत लुटेरे थे, महाजन सूदखोर हैं, वो हावी हो जाते थे। महंगाई बढ़ गई है ना, जिसे देखो जहाँ जो जिसको मर्जी लूट ले रहा है, जिसे मर्जी मार दे रहा है, जमींदार सता रहे हैं, जागीरदार सता रहे हैं। और अक्सर कभी राजपूतों के हमले हो गए दिल्ली पे, तो कभी मंगोलों के हमले हो गए। लोगों का ना तो जीवन सुरक्षित था, ना लोगों की इज्जत सुरक्षित थी, और ना ही लोगों का धन माल जो था वो सुरक्षित था। बलबन जब नाइब बना तो उसने, अभी सुल्तान तो बनाया वो 1266 में, नाइब यानी उप प्रधानमंत्री कह लो आप, उप प्रधानमंत्री या उप सुल्तान कह लो, उसी दौर में उसने दिल्ली और आसपास के जितने भी चोर ठग डकैत लुटेरे थे उनको मार भगाया, उनका सफाया कर दिया। और ऐसे जितने भी लोग थे जो आम जनता को सताते थे किसी भी प्रकार से, उनका सफाया करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने, ये जो इलाका है ना बेटे, पंजाब में एक ज़िला है संगरूर। कौन सा ज़िला? संगरूर। यहाँ पर कहीं है संगरूर, ठीक है ना, इस जगह पर संगरूर। और लाहौर के पास यहाँ पर एक जगह है दीपालपुर, सुनाम। और यहीं पर एक जगह है समाना, सुनाम, समाना, और यहाँ पर मुल्तान। तो ये जो लाइन है, यहाँ पर इसने बहुत मजबूत किले बनाए। जो भी रास्ते थे इधर को आने के, अभी देखा ना 4 साल पहले कोविड हुआ था, है ना, तो लोगों को एक से दूसरी जगह मूवमेंट जाने पर रोक, एक से दूसरी जगह आने जाने पर रोक थी ना, तो जितने भी चोर रास्ते थे जगह जगह पुलिस वाले बैठा दिए थे। हालांकि 3-4 महीने बाद कोरोना का डर कम हो गया, प्रशासन भी थक गया था, ऊब गया था, प्रशासन ऊब भी गया, थक भी गया था, तो फिर लोग आने जाने लगे थे, है ना। अब डर लगता है कोविड से? अब नहीं लगता ना, अब तो सामान्य खांसी जुकाम हो गया कोविड, है ना। अब तो जाँच वाँच ही बंद हो गई शायद, खांसी जुकाम होती है तो टेंशन नहीं लेते ना। लेकिन जब वो डर का दौर था ना, जब कोविड की लहर चल रही थी, तो हल्का सा बुखार भी आ रहा है तो मर गया, है ना, थोड़ी सी खांसी जुकाम हो रही है तो मर गया, है ना। सिंपल सा इलाज हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा, भर गया फेफड़ों में पानी, लगाए पड़े सिलेंडर, घरों में सिलेंडर लगाए बैठे पड़े, भर गया फेफड़ों में पानी, हो गए अल्लाह को प्यारे, है ना। खौफ में भी बहुत सारे लोग गुजर गए। खैर जो भी है, अब तो नहीं डर लग रहा ना। उस दौर में 3-4 साल पहले अगर हल्की छींक आ रही थी तो कोविड तो नहीं हो गया। अब हल्की सी छींक आ रही है तो हल्का सा मुंह धोया, हाथ हो गया, ठीक है ना। कहाँ थी कोविड, कहाँ से आ गया यार? एक तो मैं भटक जाता हूँ, पड़ा था कहाँ, हाँ, चोर दरवाजों की बात करें, हाँ, तो ये बहुत सारे रास्ते थे जहाँ से अक्सर चोर डकैतों के हमले होते थे इन जगहों पर। तो बलबन ने यहाँ पर मजबूत किले बनाए। कहते हैं कि मुल्तान, सुनाम और दीपालपुर लाइन पर बलबन ने मजबूत किले बनाए, और इन किलों में जो है कि बहुत ही कुशल फौजें रखीं, कुशल घुड़सवार रखे, और इसने मंगोलों के बहुत सारे हमलों को नाकाम कर दिया। अब लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया। अब खेत में काम करने वाला किसान है ना, उसके लिए राजा वो प्यारा है जो उसे कम से कम लगान ले, उसे तरह तरह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए, और उसे चोर डकैती के भय से मुक्ति दिलाए, वही राजा। उसे कोई लेना देना नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, समझ रहे ना। आज भी लगभग यही है, जो हमें रोज़गार दे, महंगाई से मुक्ति दिलाए, शांति है, वही राजा, बाकी किसी से और कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर के आसपास नाली बढ़िया है, सड़क पे गड्ढे नहीं हैं, बिजली आ रही है ना, महंगाई थमी हुई है, ठीक है, सरकार से ही चल रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं करा इन्होंने। भाई हमारे लिए सरकार का, अब सभी को मंत्री थोड़ी बनाया जाएगा। आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? परीक्षाएँ हों, पेपर आउट ना हो, भर्तियाँ निकलें समय समय पर, जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, और वो पेपर आउट ना हो, नियुक्तियाँ मिल जाए, बिना पैसे के जो है कि नियुक्तियाँ मिल जाए, है ना, ट्रांसफ़र प्रमोशन में दलाली ना हो,
है ना। तो हम पर किसी तरह का जुल्म ना हो, गैस आसानी से मिल जाए, है ना, स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएं, है ना, किसी को लेना देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है भाई, सरकार बढ़िया काम कर रही, यही तो चाहिए हमें, यही तो विकास से जुड़े हुए मसले हैं ना, यही राज्य सरकारों को सौंपे हुए, अब पॉलिटिक्स की तरफ को नहीं जाएंगे, है ना। ये विकास से, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो आमतौर पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सौंप रखे हैं। तो ठीक है साहब, अब बलबन के समय में हालांकि बलबन ने बहुत ज़्यादा एम्पायर को बढ़ाया नहीं। आप जो देख रहे हैं ना, ये इलाका जो कि इल्तुतमिश का इलाका, ये इलाका जो इल्तुतमिश का है, जब बलबन सुल्तान बना तो ये इलाका फिर से सिकुड़ गया, ये इलाका फिर से सिकुड़ गया। बलबन के समय में लाहौर उसके कब्जे में था ज़रूर, लेकिन लाहौर से आगे वो भी नहीं बढ़ा। और हालांकि अक्सर वो बिहार बंगाल पर हमले करता रहता था, लेकिन वास्तव में बलबन के हाथ में जो था यही कड़ा मानिकपुर, जिसे आज अवध या यूपी कहते हैं, लगभग वही इलाका जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था। लेकिन जो भी इलाका था बलबन के पास, उसने वहाँ पर व्यवस्था उसने बना दी। व्यवस्था बनाने का मतलब क्या है? शांति व्यवस्था बना दी, लगान मिलने लगा, शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, खेती किसानी आसान हो गई। खेती किसानी आसान हो गई तो उसने शिल्पकारी, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, लोग खुशहाल हो गए। अब 1246 से लेकर के 1286 तक बलबन राजनीति के केंद्र में रहा, 40 साल तक, 40 या 42 साल तक बलबन राजनीति केंद्र में रहा। बलबन ने आमतौर पर काम भी अच्छा किया, तो दिल्ली की जो जनता थी वो बलबन को ही अपना सुल्तान मान रही थी, या फिर बलबन के बाद जो उसके वारिस थे उन्हें सुल्तान मानने के लिए तैयार थी, या उनके अलावा किसी और को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थी दिल्ली की जनता, दिल्ली और उसके आसपास के लोग। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बलबन के वारिस को मार दिया और मार करके खुद को अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। ये जो किस्सा है 1290 का है। आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी ने 3 साल के सुल्तान, 3 साल की उम्र का था शमशुद्दीन क्या की उम्र, उसे किडनैप किया और दिल्ली से कुछ दूरी पर किलोखेरी ले गया और 1-1.5 महीने बाद उसका मर्डर कर दिया और अपने आप को सुल्तान अनाउंस कर दिया। अब जो दिल्ली की जनता थी वो इससे खुश नहीं हुई। ना ज़ियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार है मध्यकालीन भारत का और बहुत बड़ा और प्रमाणिक सोर्स है उस समय के जानकारियों को हासिल करने का। उसने कहा है कि दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो दिल्ली में किसी भी हाथ ने उसकी ओर उसका समर्थन नहीं किया, यानी कि ना तो दिल्ली के अमीरों ने और ना ही दिल्ली की जनता ने उसका वेलकम नहीं किया। हालांकि उसके खिलाफ कोई मिशन भी शुरू नहीं हुआ कि चलो भाई किलोखरी पर हमला करो और हमला करके जलालुद्दीन खिलजी को मार भगाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की जनता और दिल्ली में जो रहने वाले अमीर हैं उनके डर के मारे 1 साल तक अपनी सल्तनत में या दिल्ली या राजधानी में वापस आने की हिम्मत ना कर सका। 1 साल बाद जलालुद्दीन खिलजी किलोखरी छोड़ के दिल्ली में वापस आया, फिर आकर के उसने अपने द्वारा अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक कराया। जो भी परंपरा होती होगी गद्दी पर बिठाने की, है ना, जैसे आप कहते हैं ना जब शादी हो रही है तो शादी भी तो एक तरह का यज्ञ तो है, अरे वो हवन कुंड है, उसमें तमाम तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, फेरे शादी भी एक तरह का यज्ञ तो है, नहीं है, यज्ञ तो है वो। तो उसी तरह से राज्याभिषेक भी एक तरह का यज्ञ है। अब वो ईसाई है तो ईसाई परंपरा में करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम परंपरा में करेगा, और हिंदू है तो हिंदू परंपरा में करेगा, ना उसका राज्याभिषेक ही है ना। ओके, तो अब जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में राजा बना था। अब जब ये राजा बना तो इसके सामने बड़ी दिक्कतें थी। एक तो इसने गद्दी हथिया ली थी, गद्दी का किडनैपर था, ये लीगल वारिस तो था नहीं, ये गद्दी का लीगल वारिस नहीं था। जैसे आपका पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, तो अक्सर वहाँ पर तख्ता पलट हो जाते हैं, कोई भी सेना का जनरल है वो गद्दी हथिया लेता है, तो गद्दी हथिया तो लेता है, लेकिन उसका पूरा जीवन इसी चक्कर में गुजरता है कि जैसे भी हो जनता ये चीज़ भूल जाए कि मैंने गद्दी हथियाई है, मैं गद्दी का लीगल वारिस नहीं हूँ, मैं चुनावा नहीं हूँ। पूरा जीवन उसका इसी में गुजर जाता है। और लास्ट में सभी का क्या होता है, आपको पड़ोसी देश में आपने देखा होगा परवेज मुशर्रफ का क्या हुआ, विदेश में ही रहे और विदेश में ही उनकी मौत हो गई बीमारी से। खैर, तो वही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का हुआ कि उसने गद्दी हथियाई थी, उसे लोगों से भी डर था, जो बड़े बड़े अमीर थे उनसे भी डर था। तो उनका समर्थन पाने के लिए उसने बहुत ही उदार नीति का सहारा लिया। उदार नीति का सहारा ऐसे, जैसे मान लो अभी क्या है कि आप पर बिजली के बिल ड्यू हैं, बिजली के बिल ड्यू है, सरकार चुपचाप कहते बिजली अधिकारियों से अभी चलने दो, नहीं दिए तो नहीं दिए, कनेक्शन मत ना काटना किसी का, है ना। आप पे तमाम तरह के टैक्स लगाया, सरकार कहे चलने दो भाई, इलेक्शन का समय है चलने दो, अभी सख्ती मत करना। तो आप ना बिजली का बिल दे रहे, है ना, रोडवेज में फ्री सफ़र कर रहे हैं, और जगह जगह आपने सरकारी ज़मीनें कब्जा ली, पड़ोस में आपकी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी और आपने कब्जा ली, बिल्डिंग बना ली, तो आपको पैसा बच गया नहीं बच गया?
है ना। कोई सरकारी माल पड़ा, आपने बेच दिया, आप तो अमीर हो गए। तो वही हाल हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय में। बहुत सारे जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन पे कंट्रोल ढीला हो गया, अमीरों पे कंट्रोल ढीला हो गया, इनके तेवर जो हो गए वो बगावती हो गए, बहुत सारे इलाके सुल्तान के हाथ से निकल गए। इसी दौर में उभार होता है अलाउद्दीन खिलजी का। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। कोई लोग कहते हैं ना कि अलग अलग अली या गुरशास्प, नहीं, ऐसा नहीं, अली या गुरशास्प नहीं, इसका बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अब ये सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने इसे अपना दामाद भी बना लिया, यानी कि भतीजा और दामाद था, दोनों भाई। कहते हैं कि सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का इक़्तिदार था? क्यों इमरान जी, कहाँ का इक़्तिदार था अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले? हाँ, कड़ा मानिकपुर का। अब ये कड़ा मानिकपुर क्या है? इक़्तिदार, इक़्ता क्या होता है? अगर आप लोग पहली बार हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं, हिस्ट्री क्लास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इक़्ता मतलब ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा हो, जो सुल्तान अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी के बदले में देता था, है ना। बाद में इक़्ते बड़े होते गए और ये उस समय के जो इक़्ते हैं वो आज के प्रांत हैं, उस समय के जो इक़्तिदार होते थे वो आज के मुख्यमंत्री हैं। खैर, तो सुल्तानों ने अपने एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे बड़े हिस्सों में बांटा था, जिसे हिंदी में प्रांत कहते हैं, उस दौर में कहते थे इक़्ता। जब मुग़ल आए, खास करके अकबर आया, तो उसके समय में इन इक़्तों का नाम हो गया सूबा, और इक़्तिदार की जगह नाम जो आ गया सूबेदार का आ गया, ठीक है। तो खैर, कड़ा मानिकपुर का ये इक़्तिदार था, लेकिन कड़ा मानिकपुर की इक़्तिदारी इसे अभी एकदम से नहीं मिल गई है। जलालुद्दीन सुल्तान बना सन 1290 में। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान से परमिशन लेकर के भिलसा पर हमला किया। अब ये भिलसा कहाँ है? कहते हैं भिलसा मालवा में है। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये इलाका आप देख रहे हैं मेरे सामने, अगर आप देखें तो अब इसने भिलसा पर हमला किया। भिलसा पर हमला करने के बाद देवगिरी पर हमला किया। देवगिरी से इसे कितना धन मिला, उस धन से इसका दिमाग कैसे बदल गया, और फिर कैसे इसने सुल्तान की हत्या की। सुल्तान की हत्या करने के बाद कैसे इसने दिल्ली में एंटर किया, और फिर उसके बाद जो सारी की समस्याएं इसके सामने आ गई थी अचानक, उन समस्याओं को सुलझाने के इसने क्या किया। इसके 4 अध्यादेश क्या थे? 4 इसके फेमस अध्यादेश क्या थे? इसके बाजार और कृषि सुधार क्या थे? इसके प्रशासनिक सुधार क्या थे? मैं अब इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपसे इन पर डिस्कस करूँगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।